हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, जैसा कि हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं एसएससी सीजीएल पोस्ट को लेकर, तो हम लोग इनकम टैक्स की बात कर चुके हैं, डबल की बात कर चुके हैं, जीएसओ की बात कर चुके हैं और उसके साथ में एक नई पोस्ट इस बार आई थी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की, उसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं एएसओ इन एमईए, जिसका फुल फॉर्म अगर हम लोग बोलें तो एमईए का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और एएसओ मतलब क्या होता है, देखिए जो पहली बार देख रहे हैं उनको नहीं पता होती ये चीज़ें। एएसओ क्या होता है, असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर। ठीक है, तो एमईए का प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस तो जो स्टूडेंट्स एकदम नए हैं, ठीक है, जिनके जो अभी 12th करे हैं उनको इतना चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो आपको सबसे पहले आपको पता है कि एसएससी क्या कराती है, टीयर 1 ऑर्गेनाइज कराती है। ठीक है, टीयर 1 आप क्लियर करते हैं, अच्छे मार्क्स से आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये मैं जिन पोस्ट की बात कर रहा हूँ ये सभी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट हैं और आपको पता होना चाहिए कि एसएससी सीजीएल की ये बेस्ट पोस्ट है। ठीक है, इसके लिए आपको हर टीयर में अच्छे मार्क्स को लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, अब टीयर 1 में आपके बेस्ट स्कोर आ चुका है, आप टीयर 1 क्वालिफाई कर गए, फिर आप टीयर 2 को देते हैं जो कि 400 मार्क्स का होता है। ठीक है, और ये होता है 200 मार्क्स का। उसके बाद में फिर आपका इसमें आपका मैथ्स और इंग्लिश होगा। ठीक है, तो जिन पोस्ट की अभी मैं बात कर रहा हूँ इसके लिए मैथ्स और इंग्लिश देना होता है, जेएसओ में स्टैट्स का पेपर देना होता है और डबल में अकाउंटिंग का और इकोनॉमिक्स का पेपर देना होता है, वो अलग चीज़ें हैं, उनकी बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इस पोस्ट के लिए पर्टिकुलर आपको मैथ्स और इंग्लिश का पेपर होगा, 200 नंबर का मैथ्स होता है, 200 नंबर का इंग्लिश होता है, जिसे मिला के आपका टीयर 2 बनता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं टीयर 3 में। सीजीएल का टीयर 3 में डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है, आप सभी को पता है। उसमें से आपके जितने भी मार्क्स हैं 60, 65, 70, 75 जो भी आपके आते हैं वो आपके एक तरीके से डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का लिख कर आते हो और किस तरीके से कॉपियाँ चेक होती हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए इस पोस्ट के पर्टिकुलर पोस्ट के लिए टीयर 4 में आपको सीपीटी भी क्लियर करना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको सीपीटी क्लियर करना होगा। उसके अलावा और आपको पता है कि सीपीटी के लिए आपको डीएसटी भी देना होता है क्योंकि उसका फर्स्ट स्टेप डीएसटी होता है जिसमें टाइपिंग होती है। उसके बाद में सीपीटी में एक्सेल और पावर पॉइंट में आपको काम करना होता है। टीयर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आपका कट ऑफ आता है, आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे और आपको पता होना चाहिए कि 3 पोस्ट का कट ऑफ और 1-2 पोस्ट और होती है बट वो बहुत उसमें 1-2 वैकेंसीज़ आती हैं। मेजर वैकेंसीज जो आती हैं वो इनकम टैक्स, जैसे मतलब ज़्यादा मतलब 70 से 80 ऐसे इनकम टैक्स में 130 के अप्रॉक्स वैकेंसीज़ थी और इसमें आती हैं वही 45 to 50, 70 ऐसे करके वैकेंसीज़ आती हैं। तो 3 वैकेंसीज जो है उनका कट ऑफ हाईएस्ट रहता है, जो लोग ज़्यादा लेते हैं। जैसे एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, आईटी का, दूसरा चाहता है रेलवे का, एएसओ इन रेलवे मिनिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद जो इसका कट ऑफ जाता है एमईए का कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाता है। ठीक है, अगर हम 17 की बात करें तो 578 अप्रॉक्स शायद पॉइंट समथिंग कुछ गया था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, रेलवे का गया था 576 और एमईए का गया था 575। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद यही गया था, बाकी पॉइंट्स का कुछ अंतर डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि एकदम साफ पास में गया था, इसका मतलब है कि इन वैकेंसीज़ में कहीं ना कहीं दम है। और बाकी चीज़ें देखिए लोगों की सोच पर डिपेंड करती हैं और एक थिंकिंग जो होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ठीक है, हो सकता है कोई आईटी के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहा हो, कोई हो सकता है रेलवे के लिए मेहनत कर रहा हो, किसी को पासेस चाहिए तो रेलवे के लिए जा सकता है, अकोमोडेशन अच्छे चाहिए, या कहीं भी वो घूमने जाता है तो उसको अच्छे अकोमोडेशन मिल जाते हैं, होटल मिल जाते हैं, तो वो रेलवे के लिए जा सकता है। ठीक है, एमईए के लिए लोग जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को फॉरेन पोस्टिंग चाहिए होती है, तो वो लोग एमईए के लिए जाते हैं। ठीक है, जिनको थोड़ा सा बाहर का कल्चर देखना है और फॉरेन में मौज मस्ती करनी है जिसको, तो वो एक तरीके से फॉरेन पोस्टिंग के लिए एमईए में जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें वाइट पासपोर्ट भी मिलता है, जैसे सभी पोस्टिंग में आपको अगर नॉर्मल हम लोग जो इंसान होते हैं इनको मिलता है ब्लू पासपोर्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वाइट पासपोर्ट मिलता है जो कि ऑफिशियल होता है, तो हो सकता है उससे कुछ फ़ायदे होते होंगे, बिल्कुल होते होंगे, तो वो आप लोग नेट पर सर्च कर सकते हो कि वाइट पासपोर्ट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और आप लोग आराम से उसको देख भी सकते हो। ठीक है, बाकी आईटी तो देखिए एक ड्रीम जॉब है। ठीक है, आईटी भी एक ड्रीम जॉब है क्योंकि देखिए ये 2 पोस्टिंग के लिए, इवन इन तीनों पोस्टिंग के लिए आप अगर यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका रैंक ऑल इंडिया 250 के अंडर में होना चाहिए, 250 से 300 मैक्सिमम। ठीक है, इवन आईटी और एमईए के लिए तो 200 या 220 या 30 के अप्रॉक्स अंदर होना चाहिए, तभी आप इन 2 पोस्ट को ले सकते हो। बाकी जो नए स्टूडेंट्स होते हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको जब इन पोस्ट के बारे में पता चलता है तब जाके वो अच्छे से तैयारी करते हैं और फिर आराम से इन पोस्ट को ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी पोस्ट को लेने के लिए आपके मन में कहीं ना कहीं उसके बारे में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, प्रॉस एंड कॉन्स पता होने चाहिए, तभी आप किसी पोस्ट को ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए सस्ते आपका फाइनल कट ऑफ आ चुका है, आप मान लीजिए एमईए में सेलेक्ट हो गए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में
उसके बाद में आपका पता है मेडिकल होता है, पीवीआर होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में आईबी से वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में आप सेलेक्ट हो जाते हो। तो उसके बाद उसके बाद में सबसे पहले क्या होता है, आपकी क्या होती है तरीके से ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ट्रेनिंग का देखिए, ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है, ट्रेनिंग का पीरियड होता है 30 डेज़ का, ठीक है। तो 30 दिन की इसमें ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, ये ट्रेनिंग वहाँ पर होती है जहाँ पर आईएफएस की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। जो यूपीएससी सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है, वहीं पर आपकी ट्रेनिंग भी होगी, क्योंकि आप आईएफएस को असिस्ट करते हो इस जॉब में, ठीक है। तो जब आप एमईए में सेलेक्ट हो जाओगे तो आप लोग आईएफएस को असिस्ट करोगे, ठीक है। तो जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है वहीं पर आपकी ट्रेनिंग भी होगी। और ये ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, जेएनयू में बना हुआ है, जो कि दिल्ली में ही होगी आपकी ट्रेनिंग, ठीक है। और यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट करके यहाँ पे बना हुआ है जेएनयू में, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में नहीं होती है, कभी भी हो सकती है, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है आप सीधे ऑफिस मिल जाए, उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग कभी भी स्टार्ट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग यहाँ पर वर्क प्रोफाइल की बात करें, किस तरीके से आपको काम करना है, तो यहाँ पर आप पहले अगर आप पॉइंट पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है असिस्टेंट इज़ टू द असिस्ट द आईएफएस ऑफिसर्स, ठीक है। जो यूपीएससी सेलेक्ट होते हैं उनको आप लोग असिस्ट करते हो, ठीक है। वही काम जो लगभग एएसओ की हर पोस्ट में होता है, वही ड्राफ्टिंग, नोटिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन विद द हेड ऑफिस इन इंडिया। तो लगभग एएसओस की पोस्ट में मैक्सिमम यही काम होता है। बाकी अभी एमईए है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, तो कहीं ना कहीं आप प्लानिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी साइन बिटवीन द नेशंस। तो देशों के बीच में जो एमयूज़ होते हैं, जो भी मतलब समझौते होते हैं, उनके बारे में कहीं ना कहीं आप उनके बारे में एग्जामिन करते हो, प्लानिंग करते हो, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट जो भी फॉरेन में होम नेशंस होते हैं, ठीक है, हेडक्वार्टर्स जो होते हैं, वहाँ पे आपका एक तरीके से आप कोऑर्डिनेशन करते हो, ठीक है। तो वही कई डिफरेंट काम है, हर मिनिस्ट्री में अलग अलग काम होते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। इवन मैं क्या बताऊँ, इसको आप लोग गूगल पे भी जब भी आप किसी पोस्ट के लिए पर्टिकुलर जाते हो तो आप और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, उन चीज़ों को सर्च करके, ठीक है। तो केवल आप एक चैनल से मत देखो, जब भी आपको इन सब चीज़ों के बारे में देखना हो तो आप डिफरेंट चैनल्स पे जाइए, आपको लोग कई तरीके से चीज़ों को बताएंगे। मैं कोरा को भी फॉलो किया करिए, ठीक है। अगर आप एसएससी सीजीएल को सीरियसली ले रहे हैं तो आपको कोरा को भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपके क्वेश्चंस के आंसर भी लोगों को अच्छे मिलते हैं। जैसे वाइट पासपोर्ट हो या कोई भी डाउट्स आपके मन में है, तो आप चीज़ों को वहाँ पे पूछ सकते हो अपने सीनियर से, या जो उस चीज़ में पहले से सेलेक्ट है, ठीक है। तो वो लोग ज़्यादा आप लोग क्लैरिटी से बताते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए प्रमोशंस की बात करें तो प्रमोशंस थोड़े स्लो हैं इसमें, ठीक है। इतने ज़्यादा बड़े लेवल पर प्रमोशंस नहीं है, बट ठीक है, क्योंकि 4600 ग्रेड पे आप लगते हो तो आप सिंपल सा ये तो समझ लो कि लाइफ में आप बहुत बड़ा कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, किसी में 5 प्रमोशन है तो किसी में 3 है, किसी में 4 है, तो डिपार्टमेंट वेरी करता है, ठीक है। तो जैसे आप लगोगे कहाँ से, एएसओ से लगोगे, उसके बाद 4 से 5 साल में आप एसओ बन जाओगे, गस्टेड पोस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद में 9 से 12 साल में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक पोस्ट और है, मैंने आपको बताया था कि आप लगभग 17 से 18 साल बाद वहाँ पे पहुँच पाते हो जहाँ पे यूपीएससी से लोग सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। आईएफएस कैडर जो होता है वहाँ पे आप पहुँच जाओगे इस पोस्ट को लेकर, ठीक है। तो आप लगभग 5 साल यहाँ पे, 12 साल यहाँ पे, 17 से 18 साल आपको लगेगा। उसके बाद में आप बन जाओगे डिप्यूटी डायरेक्टर, जो भी आपको यहाँ पर टाइम लगेगा 4 से 5 साल। उसके बाद में हाईएस्ट पोस्ट जो होती है डायरेक्टर तक आप लोग जाओगे, ठीक है। तो इतने आपको यहाँ पर 3 से 4 प्रमोशन मिलते हैं, ठीक है। तो इतना आपका हो जाएगा, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, अगर आप 4600 ग्रेड पे से लगते हो, ठीक है। जब आप 2400 ग्रेड पे से लगते हो तो आपको काफ़ी टाइम लगता है 4600 ग्रेड पे आने में, लेकिन आप जब 4600 ग्रेड पे लगते हो तो आपकी इन हैंड सैलरी, अभी अगर मैं करंटली बोलूँ, अगर आप एचआरए उसमें इंक्लूड करो, अगर आपने अकोमोडेशन नहीं लिया है गवर्नमेंट का दिया हुआ, तो उसमें एचआरए इंक्लूड होता है, तो आपका वही 62-65,000 जाएगा, ठीक है। अभी डीए थोड़ा 21% शायद आपको मिल रहा है, इवन शायद 17% मिल रहा है, ठीक है। तो अभी आपकी थोड़ी 2-3 हज़ार सैलरी कम होगी, और जब ये इंक्लूड हो जाएगा कोरोना के बाद में तो फिर आपकी सैलरी 65,000 तक टच करेगी, ठीक है। तो मुझे लगता है हैंडसम सैलरी है। उसके अलावा ग्रॉस सैलरी आपकी 70+ होती है, तो स्टार्टिंग में इतना काफ़ी है, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए इस जॉब के अगर हम लोग पर्क्स की बात करें कि इस जॉब में क्या क्या आपको फ़ायदा है, ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा डिटेल में हम लोग बात करते हैं। इतना मैंने बता दिया है काफ़ी चीज़ें एक तो, लेकिन फिर भी हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि 4600 गेट पे की जॉब है, तो ये तो सिंपल सी बात है, जब आप इतने मार्क्स लेके आओगे तो आप बिल्कुल डिजर्व करते हो इस जॉब को, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है कि मैं आईआईटी लूँ या एमईए लूँ, क्योंकि जो टॉप पोस्ट वाले बंदे होते हैं वो कभी कभी एमईए चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसका रीज़न एक सिंगल सा मुझे पर्सनली यही लगता है कि जिन्हें फॉरेन पोस्टिंग पसंद है, प्लस कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मेरा पर्सनली एक तरीके का ये थॉट हो सकता है कि एक तो फॉरेन पोस्टिंग का सीन रहता है,
और उसमें एक घाटा भी थोड़ा सा ये रहता है कि कुछ लोगों को रिलेटिव्स या अपने घर के आसपास रहने का ज़्यादा शौक होता है, ठीक है। इंडिया को नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो केवल बाहर केवल घूमने के पर्पज़ से जाना चाहते हैं, जॉब नहीं चाहते, क्योंकि जब आप इसमें बाहर जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको कंट्री में 3 साल रहना पड़ता है। किसी भी कंट्री में आपको भेजेंगे, पहली बात तो XYZ सिटीज़ कंट्रीज़ करके होता है, तो सबसे पहले आपको जेड कंट्रीज़ में भेजा जाता है। तो ये इसका कॉन्स है, ठीक है। जैसे प्रॉस में अभी इधर बता रहा हूँ, कॉन्स की हम लोग बात करें अगर, तो आपको कहीं ना कहीं अपने देश को छोड़ना पड़ेगा। 2 से 3 साल आपको यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद में आपको 10 से 12 कंट्रीज़ आपसे फिल करवाई जाती हैं, वो भी सारी जेड कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अफ़गानिस्तान, सीरिया या कोई भी ऐसी कंट्री जहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में भेजा जाएगा और 3 साल आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा। उसके अलावा वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होगी उसका टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मान लीजिए आप ऐसी जगह पर जहाँ की डिफरेंट लैंग्वेज है, तो आप वहाँ पे सर्वाइव कैसे करोगे, ठीक है। उसके लिए आपको वहाँ की लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज होगी, उसका टेस्ट पास करना होगा। तो कहीं ना कहीं आप टेस्ट तो पास कर लोगे, लेकिन सिंपल सी बात है कि जो आपकी लैंग्वेज नहीं है, आपको वहाँ पर रहने एग्जैक्ट थोड़ा सा रहने में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। एक इशू ये रहता है। दूसरा इशू यही है कि अगर आपको रिलेटिव्स या घर वालों की ज़्यादा याद आती है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो जॉब नहीं है, क्योंकि आप 3 साल तक बाहर रहोगे और आपको पता है कि आप अभी आप कहीं साउथ में रह रहे हो और आपको नॉर्थ में आना हो, तो कहीं ना कहीं आपको उसी में टाइम लगता है, 6 महीने आप आते हो। जब आप फॉरेन में रहोगे तो इतनी जल्दी आप घर नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो 1 से 1.5 साल में जब आप घर आओगे तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, लोगों को, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पर्क्स की बात करें तो 4600 ग्रेड पे। अब देखिए इसके बाद कॉन्स में एक और हम लोग बात करते हैं, क्या है कि कल्चरल इश्यूज़ आ जाते हैं। भाई आप कहीं भी बाहर जा रहे हो, मान लीजिए आप मान लीजिए पाकिस्तान में जा रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आएगा, ठीक है। कल्चरल इश्यूज़ कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो आते हैं, ठीक है। उसके अलावा कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि मैं बाहर हूँ, कुछ लोगों को पैनिक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा पहले ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। 4600 गेट पे मिलता है। फ़ायदा गिना देता हूँ मैं क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है। 4600 गेट पे मिलता है, फ़ॉरेन पोस्टिंग मिलती है, ठीक है। तो जिनका सपना है फ़ॉरेन पोस्टिंग का, आप फ़ॉरेन पोस्टिंग ले सकते हो, ठीक है। फ़ॉरेन पोस्टिंग मिलती है आपको। इसके अलावा तीसरा देखिए रहता है सोशल रिस्पेक्ट आपकी अच्छी होती है, क्योंकि आप फ़ॉरेन चले जाते हो, तो वही बात है कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो अपने आप में मोहल्ले में यही बहुत बड़ी चीज़ आती है कि आप फ़ॉरेन में रह रहे हो, ठीक है। इवन आप कहीं भी भेज देंगे, आप ब्रिस्बेन भेज देंगे, आप साउथ अफ्रीका भेज देगा, तो एक तरीके का थोड़ा सा आपका ये बन जाता है कि आप फ़ॉरेन में हो, ठीक है। तो नॉर्मल आप ये सोच सकते हो, अपने आप में बड़ी चीज़ है, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस है, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि इस जॉब इतनी हैक्टिक जॉब नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें 9:30 से लेकर 5:30 वाली जॉब है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इसमें वैसा एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, एक्स्ट्रा काम नहीं है। क्लैरिकल जॉब है, मैंने स्टार्टिंग में बोला क्लैरिकल जॉब है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका टाइम का इशू नहीं आता है, आपको एक्स्ट्रा नहीं रोका जाएगा। बहुत कम ऐसे चांस होंगे जब आपको रोका जाएगा, बट आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, तो वर्क लाइफ बैलेंस भी रहता है कि आपको पता है कि मेरे को 9:30 बजे जाना है, तो आप उसके पहले के अपने शेड्यूल को सेट कर सकते हो। इसके अलावा शाम के अपने शेड्यूल को सेट कर सकते हो कि मैं 6 बजे आ जाऊँगा, तो उसके बाद मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप रात में 9 बजे आ रहे हो, 9:30 बजे आ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक इशू ये रहता है। उसके बाद फिक्स टाइम जॉब, वही मतलब फिक्स टाइम जॉब है ये, ठीक है। उसके अलावा चांसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएस एंड आईएएस एग्जाम, मतलब अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करना चाहते हो या आप किसी पैशन को फॉलो करना चाहते हो तो इस जॉब को आप कर सकते हो, ठीक है। और एक अच्छी लाइफ है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि जब आप इतने पैसे कमा रहे हो, ठीक है, इस कम एज में 25-26 साल में इतने पैसे कमा रहे हो, तो नॉर्मल सी लाइफ है कि आपकी लाइफ एकदम मस्त है, ठीक है, कूल है लाइफ आपकी। इसके अलावा देखिए कलर ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए, जैसे मेरे तरीके के जो लोग कलर ब्लाइंड हैं, उनके लिए भी ये जॉब है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा वाइट पासपोर्ट, आपको मैंने पहले बता दिया कि इसमें आपको वाइट पासपोर्ट मिलता है, जो नॉर्मल लोगों को नहीं मिलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका वो भी थोड़ा सा उसमें होता है, उसके आप देख सकते हो नेट पर सर्च करके कि वाइट पासपोर्ट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। हो सकता है शायद यही होता होगा सारी कंट्रीज़ में आपको नए नए पासपोर्ट नहीं बनवाने हर कंट्री के लिए, आप एक ही पासपोर्ट से घूम सकते हो, मे भी यही होता होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, अब देखिए कॉन्स की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। इसके अलावा देखिए फ़ायदे क्या क्या हैं कि आप जहाँ पे रहेंगे, ठीक है, ये भी एक पॉइंट अच्छा था कि आप जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे आपको कई फ़ायदे मिलेंगे। जैसे मैं बताता हूँ, देखो अब स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जेड कंट्रीज़ आपको मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए फ़ायदे क्या क्या हैं कि जहाँ पे भी आप रहेंगे, जस्ट लाइक आप अफ़गानिस्तान में रह रहे हो, ठीक है, तो वहाँ के जो बेस्ट कॉलेजेस होंगे आपके बच्चे वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये एक अच्छा फ़ायदा है। इसके अलावा अब ये नहीं कि वहाँ का, वही बात है कि बेस्ट कॉलेज वहाँ पे किस टाइप के होते हैं ये भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आप अफ्रीका में किसी कंट्री में आपको भेज दिया गया, तो डिपेंड करता है वहाँ के बेस्ट कॉलेजेस कैसे हैं, ठीक है। बट जो भी वहाँ के बेस्ट कॉलेजेस होंगे वो आपको मिलेंगे।
इसके अलावा देखिए एक 1500 किलोग्राम कार्गो फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, मतलब जब भी आप जाओगे वहाँ फर्स्ट टाइम तो आपको 1500 केजी आप अपना सामान ले जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपसे कहा जाएगा कि एक बैग लेके 20 किलो का, जैसे नॉर्मल होता है 7-8 या 10 किलो का कुछ होता है प्लेन में, तो ऐसा नहीं है कि आपसे कहा जाएगा 10 किलो का सामान लेके आपको जाना है। तो आपको कार्गो फैसिलिटीज़ मिलती हैं जिसमें आप इतना सामान यहाँ से ले जा सकते हो, जो भी आपको लगता है कि आप यहाँ से इंडिया से ले जा सकते हो, ठीक है। जो भी आपकी यादें हैं, जो भी आपका सामान है, जो हो सकता है आपको वहाँ पे ना मिले, तो वो आप यहाँ से ले जा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। 1500 किलोग्राम बहुत होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या क्या चीज़ें मैंने बता चुका हूँ कि आपके बच्चों को वहाँ के बेस्ट कॉलेजेस मिलेंगे, आपको वहाँ के हॉस्पिटल्स में बेस्ट एक तरीके से आपको इलाज मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। वहाँ के जो भी आप, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सिक्योरिटी मिलेगी आपको। भारतीय दूतावास जिसे कहते हैं ना, जो आपका वहाँ पे एम्बेसी होती है, वहाँ पे आपको फुल सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि आप यहाँ से रह रहे हो, तो आप यहाँ इंडिया के नागरिक हो वहाँ पे, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ऐश टाइप का लगेगा, ठीक है। अब मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, बट मेरा सपना भी नहीं है एमईए को ज्वाइन करने का, ठीक है। मुझे फ़ॉरेन में केवल घूमने के पर्पज़ से जाना है, मुझे वहाँ पर सेटल होने के लिए नहीं जाना है, ठीक है। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, हो सकता है आपका डिफरेंट हो। एक देखिए मिथ रहता है कि लोग कहते हैं, ऐसा मैंने भी सुन रखा था पहले, बट मुझे बाद में क्लियर हुआ जब मैंने वीडियोज़ को देखा, तो मैं सोच रहा हूँ आपसे भी शेयर कर दूँ कि लोग ऐसा कहते हैं कि फ़ॉरेन में जाके आपकी सैलरी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसा कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी यहाँ पे 70,000 है, तो लोग ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे जाके आपकी सैलरी 2.5 लाख हो जाती है। तो लोग कभी कभी यही सोच के भी भर देते हैं कि यार सैलरी बढ़ जाएगी, मतलब 3-4 गुना हो जाएगी सैलरी, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अब आप जहाँ पर रह रहे हैं, जैसे मैंने सुना है कि जापान बहुत महंगा है, ठीक है, तो या सिंगापुर महंगा है, तो क्या होता है ना कि आप यहाँ पे मान लीजिए 10 रुपये 15 रुपये की पेप्सी पी रहे हो, ठीक है, और वही पेप्सी वहाँ पे 50 रुपये की मिल रही है, ठीक है। तो आप सोचिए, जैसे लाइक मुंबई, जैसे आप मान लीजिए यूपी के किसी सिटी में रह रहे हो, वाई सिटी में रह रहे हो, तो क्या होता है आपकी 40,000 रुपये की सैलरी भी आपको बहुत ज़्यादा लगती है। बट अगर आप मुंबई में रह रहे हो तो आपका रहन सहन जो है ना, रहन सहन का जो स्तर होता है वो कहीं ना कहीं ऊपर उठ जाता है, ठीक है, क्योंकि चीज़ें वहाँ पर बहुत महंगी हैं, सब्जी के दाम वहाँ पर 2.5 गुने, तो कहीं ना कहीं आपका 65,000 की सैलरी 40,000 के बराबर है। अगर आपकी एक्स सिटी में 65 मिल रही है तो वाई सिटी के 45,000 या 40,000 रुपये के बराबर है। तो यही कहीं ना कहीं फ़ॉरेन पोस्टिंग के लिए भी है कि जितनी अय्याशी से आप 70,000 में रह रहे हो इंडिया में, तो फ़ॉरेन में चीज़ें महंगी हैं। अकोमोडेशन महंगा हो सकता है, खाना पीना महंगा हो सकता है, ठीक है, घूमना महंगा हो सकता है, पढ़ाई महंगी हो सकती है, तो कई चीज़ें महंगी होती हैं। तो वो वहाँ के उस स्तर के हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है, ठीक है। बाकी कोरा पे आप लोगों से पूछ सकते हो, जो उसमें सेलेक्टेड है वो आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किसी की सिंगल वीडियो पे कभी बिलीव मत करिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन को गैदर करके यहाँ पे बताते हैं, तो आपको उस बंदे से ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी जो उसमें सेलेक्टेड हो, और ये सब चीज़ें कोरा पे अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा कुछ रह गया क्या? एक पॉइंट देखिए रह गया, क्या होता है कि जब आप 3 से 4 साल यहाँ पे जॉब कर लेते हो, उसके बाद में आपसे कहा जाता है कि आपको फॉरेन पोस्टिंग लेनी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपसे ज़बरदस्ती की जाएगी कि आपको फ़ॉरेन पोस्टिंग लेनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फ़ॉरेन पोस्टिंग लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपसे कहा गया कि आपको अफ़गानिस्तान जाना है, तो आप मना भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप डर जाओ कि यार सीरिया नहीं जाना है मुझे, ठीक है, तो आप डर गए मान लीजिए, तो आप मना भी कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में रह के उस मना करने का इम्पैक्ट जो होता है वो अच्छा नहीं पड़ता है, ठीक है। इसीलिए जब आप एमईए को सिलेक्ट करो तो ये चीज़ आपके माइंड में रहनी चाहिए कि आपको फ़ॉरेन कंट्रीज़ में और स्टार्टिंग में जेड कंट्रीज़ में भेजा जाएगा, और ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहो, ठीक है। आप ये मत बाद में सोचो कि मैं मना कर दूंगा डिपार्टमेंट में, इंडिया ही में रहूँगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एक तरीके से डिपार्टमेंट इसीलिए बना हुआ है, ठीक है, आपको फ़ॉरेन भेजने के लिए बना हुआ है, आपको लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी, आपको भेजा जाएगा बाहर, कंट्री टू कंट्री आपको घुमाया जाएगा। तो उसके लिए जब आपका शौक़ हो तो उसे पूरा करो, नहीं शौक़ है तो यार जब आप इतने अच्छी रैंक लेके आओगे तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ले लो, इंडिया में रहोगे हमेशा, ठीक है, या आप सीएसएस ले लो, या आपका मन जो भी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ले लो, ठीक है, या जो भी आपका मन है लेने का वो आप ले सकते हो, उसमें भी सैलरी वही है। और सभी में एक तरीके से मुझे पर्सनली लगता है, जब मैंने बहुत अच्छे से जॉब्स के बारे में पढ़ा है सारी, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऊपर की जो 4-5 जॉब है 600 ग्रेड पे की, वो लगभग सब सेम है, ठीक है। किसी में कुछ प्रॉस है तो किसी में कुछ कॉन्स है, ठीक है। तो सभी का एक तरीके से इक्वल वेटेज है। अगर आप इनकम टैक्स में देखोगे तो वहाँ भी 4 कमियाँ हैं, सीएसएस में देखोगे तो वहाँ भी 4 कमियाँ हैं, एमईए में देखोगे वहाँ भी 4 कमियाँ हैं, रेलवे में देखोगे तो वहाँ भी 4 कमियाँ हैं, एएफएचक्यू में भी 4 कमियाँ हैं। तो
हर चीज़ में 3-4 कमियां हैं और हर डिपार्टमेंट के अपने कुछ फ़ायदे हैं। जैसे AFHQ की बात करें तो कैंटीन मिलती है, CSS की बात करें तो दिल्ली मिलता है, रेलवे की बात करें तो पासेस मिलते हैं, होटल्स अच्छे मिल जाते हैं, एकोमोडेशन अच्छा मिल जाता है, इनकम टैक्स की बात करें सोशल रिस्पेक्ट अच्छी मिल जाती है, बट ट्रांसफ़र होता रहता है आपका, ठीक है, और टॉप रैंक है, नंबर ज़्यादा लाने पड़ेंगे आपको बहुत। तो हर जॉब का कुछ ना कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। तो फाइनली मुझे लगता है कि मैं काफ़ी बातें इसके बारे में कर चुका हूँ, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करिए। वैसे आप लोग पूछते नहीं हो, बट अगर आपका मन करे तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, मैथ्स वीडियोस भी डाल रखे हैं, और बाकी डिस्क्रिप्टिव को लेके, टाइपिंग को लेके, और पोस्ट को लेके, और डाउट सेशन भी लेता हूँ, ठीक है। मोटिवेशन वीडियोस भी पड़े हुए हैं, तो बहुत सारा आपके काम का है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो जाके। बाकी आपके कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ को लेकर SSC में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के वीडियोस को देखें, ठीक है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब इतने ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो एक इशू रहता है कि जब आपके लिए कोई अच्छे से काम कर रहा हो तो कहीं ना कहीं आपको सब्सक्राइब करके उसको मोटिवेट करना चाहिए, जिससे वो और ज़्यादा मेहनत करे आपके लिए, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। क्योंकि जब मैं पढ़ाई करता था तो इतना ज़्यादा न्यूज़ नहीं मिलती थी मेरे को, ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट भी पड़ता है चीज़ों पे। जब आपको चीज़ों के बारे में पता होता है तो आप अलग लेवल पे मोटिवेट होते हो पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। जब आपको पता नहीं होता है तो आप लोग को कुछ पता नहीं है, तो आप बस किताबों को पढ़े जा रहे हो, आपको नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा नॉलेज दे रहा है तो आप भी उसको मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।